हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पॉलिटी के पीटी 365 को कवर कर रहे हैं और जहां हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे हम बढ़ते हैं। अब हम अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर कर रहे थे। तो सबसे पहले है कैबिनेट सेक्रेटरी। इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विथ 2-year tenure स्टार्टिंग फ्रॉम August 30, 2024। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में समझते हैं कि ये जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है ऑन सीनियरिटी कम मेरिट लिस्ट। ठीक है, सीनियरिटी के बेस पर इसको किया जाता है अपॉइंट। रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961। पहले में है अलोकेशन ऑफ बिजनेस, दूसरे में है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, फंक्शंस क्या है? इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। आयरन्स आउट डिफरेंसेस बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में, उसको सॉर्ट आउट करना, ये काम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। एंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो यही है। और कैबिनेट सेक्रेटरी हैज नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट। ठीक है, as cabinet secretary is regarded as primus inter pares among secretaries. Primus inter pares among मतलब first among the people, मतलब कि जो हम प्राइम मिनिस्टर के लिए कहते हैं कि प्राइमस इंटर पैरिस, तो ये भी एक तरह से प्राइमस इंटर पैरिस है कैबिनेट सेक्रेटरी अमंग सेक्रेटरीज। मतलब प्राइम मतलब व्हाट वी से प्राइमस इंटर पैरिस की जो कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ठीक है, ये होता है। तो ये इनका ये सारे बार इनके बारे में हमने ये पढ़ा। कैबिनेट सेक्रेटरी ओवर हो जाता है इसी के साथ। अब दूसरा टॉपिक है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, 18th लोकसभा रिफॉर्म हुई। अब उसके बाद जो है प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ, तो उसमें हम जानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट एड्रेस क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 86 जो है, it allows president to address either house of parliament or both houses together. President has not so far addressed under this provision. ठीक है, तो वो क्या कहता है 86 कि प्रेसिडेंट जो है दोनों ही हाउसेस को या किसी एक हाउस को बुला करके एड्रेस कर सकता है। 87 क्या बताता है? Provides two instances when president specially address both the houses of parliament assembled together at beginning of first session after each general election and at beginning of first session of each year. यानी कि जब कोई लोकसभा इलेक्शन होती है तो उसका जो पहला सेशन होता है उसमें एड्रेस करेंगे और साल का पहला सेशन में। तो ये हो गया आर्टिकल 86 एंड 87। Originally आर्टिकल 87 सब क्लॉज 1 required president to address both houses of parliament at commencement of every session, लेकिन इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से ही हटा दिया कि हर सेशन को नहीं, सिर्फ पहला साल का पहला सेशन को ही वो करेंगे एड्रेस। इसके बाद आता है ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स एमपी जो हुए वो उन्होंने अभी ओथ लिया। तो ये ओथ जो आता है हमारा आर्टिकल 99 जो है वो डील करता है एमपीज के ओथ से। टू बी एंड दैट शुड बी सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। या तो प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं या कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो वो। द फॉर्म ऑफ ओथ आर प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में ही ये ओथ का जो है हमें देखने को मिलता है। शेड्यूल्स हमारे 12 शेड्यूल्स है ना, तो उसमें थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ की बात करता है। आर्टिकल 104 इट प्रोवाइड्स अ पेनाल्टी फॉर मेंबर इफ ही शी सिट्स इन द हाउस विदाउट द ओथ। Except to this rule, exception to this rule, an individual can become a minister without being elected to parliament, and he/she can take part in proceeding of house without having power to vote. Oath can be subscribed in English or in any 22 scheduled languages. तो या तो इंग्लिश में करेंगे या फिर किसी भी शेड्यूल लैंग्वेजेस में। तो यहाँ दो आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल 99 में तो ओथ की बात की गई है और आर्टिकल 104 में पेनाल्टी की बात की गई है अगर विदाउट ओथ के अगर तुम बैठते हो हाउस में तो।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तीसरा चैप्टर शुरू होता है जो है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहला इसमें आता है सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो इसमें कवर होंगे। तो सिटीजनशिप पहला आता है, इसमें कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपहेल्ड की है इस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन 6A को जो है उन्होंने अपहेल्ड किया इसकी वैलिडिटी को। तो क्या है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955? इट प्रिस्क्राइब्स 5 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। या तो बर्थ से मिलेगा या डिसेंट से मिलेगा या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या नेचुरलाइजेशन, यानी 11 साल आप रहो यहाँ पे तो आपको नेचुरली मान लिया जाएगा यहाँ का सिटीजन, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी आपने एक्वायर करी है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो आपके सिटीजन हो जाते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप किन कंट्रीज ने प्रोवाइड करी है? यूएस, यूके, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी है। ओके। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो क्या है? ये स्पेशल प्रोविजन है एडेड थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, इसको 1985 में ऐड किया गया था, इन फर्दरेंस ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कॉल्ड आसाम अकॉर्ड बिटवीन देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लीडर्स ऑफ आसाम मूवमेंट। तो ये आसाम अकॉर्ड है एक तरह से। इट कन्फर्ड सिटीजनशिप ऑफ टू दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान विच इज नाउ बांग्लादेश to Assam from January 1 to 1966 until March 1971 upon completion of 10 years from date of detection as foreigners। तो इस डेट के बीच में जो भी लोग यहाँ पे आएंगे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। 10 साल अगर वो रह लेते हैं यहाँ पे आफ्टर डिटेक्शन कि आप फॉरेनर हैं तो उनको दे दी जाएगी। नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? उसने अमेंड किया है सिटीजनशिप एक्ट को। वो क्या है? वो हमने पढ़ा था ना, CAA NRC, वही है। तो इसको अमेंड किया गया है 2019। नाउ रिलेटेड न्यूज़ क्या है? फॉरेन ट्राइब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्ड द डिसीजन ऑफ आसाम फॉरेन ट्राइब्यूनल एंड डिक्लेयर्ड अ रेसिडेंट ऑफ स्टेट एज Indian citizen. Foreigners tribunals are quasi-judicial body established under Foreign Order 64 by central government according to Section 3 of Foreigner Act 1946। ठीक है, ये क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। ट्राइब्यूनल्स वैसे भी क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर के तहत इसको लाया गया था। अथॉरिटी क्या है? ऑन ओनली फॉरेनर ट्रिब्यूनल हैव द पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज फॉरेनर। ठीक है, ये हमें पॉइंट रिमेंबर करना होगा कि सिर्फ फॉरेन ट्राइब्यूनल ही किसी पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं। दस बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, citizens in Assam does not automatically classify a person as foreigner। यानी कि फॉरेन ट्राइब्यूनल जो है वो आपको, अगर आपको टैग देती है कि आप फॉरेनर हो तो ही आप फॉरेनर हो। अदरवाइज अगर आपका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नहीं है, NRC में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप फॉरेनर हो गए। पावर क्या है? पावर ऑफ सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो 2024 के आए हैं वो न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने इस रूल्स को अमेंड किया है टू इन्फोर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। की हाइलाइट्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स: एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय registration, naturalization, one must be person of Indian origin, married to Indian citizen, minor child of Indian citizen, person whose parents are registered as Indian citizen, person or either of his parent was citizen of independent India, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद थे वो लोग, रजिस्टर्ड एज एन ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। तो ये सारे लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप by naturalization: present an affidavit verifying correctness of statement made in application and an affidavit by an Indian citizen to testify the character of adequate knowledge of one of languages listed in 8th schedule। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, किसी एक लैंग्वेज को आप जानते रहने चाहिए 8th schedule में जो mentioned है। Proof of nationality: applicants can now
provide 20 different documents as proof of entry into India, including visas, residential permits, census slips, Aadhaar cards. Renouncing citizenship of another country. Declaration saying citizenship of his country shall stand renounced irrevocable, applicable for if application for Indian citizenship is approved. यानी कि आप किसी और देश में अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो वो रिवोक करना पड़ेगा, वो रिनाउंस करना पड़ेगा आपको. तो इस तरह से. और प्रूफ ऑफ नेशनलिटी के लिए 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सकते हैं. आप वीज़ा दिखा करके, रेजिडेंशियल परमिट, सेंसस स्लिप्स दिखा के, आधार कार्ड दिखा करके आप एप्लीकेशन अपना प्रोसेस करवा सकते हैं. अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन में बी मेड अंडर सेक्शन बी ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1995. Application shall be submitted in electronic form to empowered committee to district level committee as notified by central government. CA के बारे में दिया हुआ है 2019. उसमें क्या था? 4 conditions थे. Illegal migrant who fulfill 4 conditions will not be treated as illegal migrant under this act. They are Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsis और Christian. ये 6 रिलीजन है. They are from Afghanistan, Bangladesh और Pakistan. They entered India on or before December 31 and 2014. यानी कि इन देशों से जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ की जो है, अगर वो आती है तो उनको मिल जाएगी. उनको फिर इलीगल माइग्रेंट्स नहीं समझा जाएगा. दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इंक्लूडेड इन 6 शेड्यूल. और दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज. वो आसाम, मेघालय के ट्राइबल एरियाज में भी नहीं होने चाहिए. एंड एरियाज अंडर इनर लाइन परमिट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड. सेंट्रल गवर्नमेंट exempted the said migrants from adverse penal consequences of passport entry into India Act 1920 and Foreigners Act 1946 and rules or orders made there under. Naturalization period, उनका जो नेचुरलाइजेशन पीरियड है उसको 11 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया. एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल इस किसके लिए गया गया? यही जो माइग्रेंट्स के, इलीगल माइग्रेंट जिनको बोला गया कैटेगरी. एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसिल OCI रजिस्ट्रेशन ऑन 5 ग्राउंड्स. OCI रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है 5 ग्राउंड्स पे. अब वो 5 ग्राउंड्स क्या है? रजिस्ट्रेशन थ्रू फ्रॉड, शोइंग डिसअफेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, engaging with the enemy during war, necessity and interest of sovereignty of India, security of state or public interest. If within 5 years of registration OCI have been sentenced to imprisonment for 2 years or more. इसके बाद overseas citizen of India OCI न्यूज में है. क्यों है? Ministry of External Affairs has dispelled concerns regarding OCI card holder being reclassified as foreigners, confirming that existing OCI rules remain unchanged. तो OCI कार्ड होल्डर के बारे में हम पढ़ते हैं. OCI स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग सिटीजनशिप एक्ट 2005 में अमेंडमेंट किया गया था. फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ईदर इन सर्विस और रिटायर्ड आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ OCI. तो फॉरेन के जो मिलिट्री पर्सनल है, अगर वो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नेशन के लिए लड़ रहे हो तो आप उससे एसोसिएटेड हो, या तो आप हो या रिटायर्ड, दोनों केसेस में नहीं. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड होल्डर हैव बीन मर्ज्ड अंडर वन कैटेगरी OCI इन 2015. तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO एंड OCI कार्ड इन ओवरसीज का इंडियन जो होते हैं उनको हमने मर्ज कर दिया एक ही में, OCI में. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्या है OCI कार्ड होल्डर के लिए? एनी फॉरेन नेशनल एक्सेप्ट नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इन दोनों को छोड़ के कोई भी फॉरेन नेशनल अप्लाई कर सकता है हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950. Who was eligible to become citizen of India on 26 January, who become 1950, who belong to territory that become part of India after independence, who is a child or grandchild or a great grandchild of such citizen, who is minor child of such person mentioned above, who is minor child and whose both parents are citizen of India or one of the parents is citizen of India. Foreign origin is spouse of Indian citizen or OCI card whose marriage registration registered for at least 2 years before presentation of application.
Now benefits of OCI holders, card holders, multiple entry, multiple purpose, lifelong visa to visit India. उनको lifelong visa मिल जाती है एक तरह से. Equality with NRI in certain financial, economic and educational matters. ठीक है, दूसरा ये हो गया. Exception क्या है? Acquisition of agricultural or plantation land and in any matter pertaining to inter-country adoption of Indian children. यहाँ पे exception है. ठीक है. Eligible for grant of Indian citizenship under Section 5(1)(g) of Citizenship Amendment Act 1955 after completion of 5 years as OCI card holder. अगर आप 5 साल तक OCI कार्ड होल्डर हो तो आप इंडियन सिटीजनशिप भी होल्ड कर सकते हो, एलिजिबल हो जाते हो. कंडीशन क्या है? इसके लिए एक कंडीशन है कि ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 1 year out of 5 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन. Eligible to enroll in national pension scheme as part of non-resident Indians. ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम में भी अपने आप को एनरोल करवा सकते हो. Restrictions related to OCI card holder. Restriction क्या है? OCI does not confer political rights to vote. वोट नहीं कर सकते. Not eligible to hold Indian constitutional posts. इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो भी आप होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे नहीं कर सकते. नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी गवर्नमेंट में जो पोस्ट होते हैं सरकारी पॉलिटिकल पोस्ट, वो आप नहीं होल्ड कर सकते, ना ही ऑफिशियल पोस्ट होल्ड कर सकते हो इस तरह के. विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप नहीं बेसिकली होल्ड कर सकते हो. विथ रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी आपको ऐसा नहीं मिल सकता है कि इक्वालिटी मिलेगी. Not eligible for public service position in union or state affairs except for a specific post designated by central government through special orders. तो सरकारी जो जॉब है वो भी आपको सिर्फ किसी स्पेशल ऑर्डर अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली अगर तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं. Special approval is required for research, mountaineering, missionary activities, journalism or to visit restricted and protected areas. तो इस सब चीज़ के लिए आपको स्पेशल प्रोविजन लेना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हो गई OCI के बारे में. इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में. कीप लर्निंग. बाय बाय.